स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। फर्स्ट वेक्टर ये है ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर ये है बी वेक्टर। ठीक है। सो अब आपको फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट अच्छे से पता है। फ्री वेक्टर का कंसेप्ट कहता है कि यू कैन डिस्प्लेस एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन दो वेक्टर्स को इस तरह से डिस्प्लेस किया that they will become the adjacent sides of a triangle and are in the same order। same order से क्या मतलब है, सेम ऑर्डर से मतलब है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो सेम ऑर्डर में है। ठीक है, ये इस तरह, फिर ये इस तरह। ठीक है। तो अब जो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी ना, that will represent the sum of these two vectors। ठीक है। तो जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा, that will be your resultant vector and that will be represented by the third side of this triangle। ठीक है। this is nothing but the triangle law of vector addition। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अब आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। तो अब अगर मैं इस थर्ड फिगर को देखूं, इसमें क्या है आपके पास, इसमें ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है। और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है। तो अब अगर ये बी वेक्टर है तो मैं इससे रिवर्स डायरेक्शन में ले लूं अगर कोई वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का, देन दैट वेक्टर इज नथिंग बट माइनस बी वेक्टर। ठीक है, रिवर्स ऑफ अ वेक्टर। ओके। और अब अगर मैं इस ए बी सी ट्रायंगल पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा कि जो थर्ड साइड होगी दैट विल बी नथिंग बट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और ये दोनों वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों वेक्टर किस ऑर्डर में है आपके पास, ये इस ऑर्डर में, ये इस ऑर्डर में। तो थर्ड साइड क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी। और थर्ड साइड का ऑर्डर फिर क्या होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए। ठीक है। सो ये अब आपके पास ये जो आया है, दिस इज नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सो अब आपने यहाँ पे दो वेक्टर्स की एडिशन के बारे में भी पढ़ा, सब्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा कि हम एडिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एडिशन का ना हमारे पास एक और लॉ होता है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली ये जो ट्रायंगल लॉ है और ये जो पैरेललोग्राम है, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। आप ट्रायंगल लॉ की हेल्प से पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से आप ट्रायंगुलर लॉ प्रूव कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे वहां पे हमने दो कोई भी वेक्टर्स थे उन्हें ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स बनाया था, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं दो स्पेस में कोई भी वेक्टर्स होंगे उन्हें इस तरह से डिस्प्लेस करूंगी दैट दे विल बिकम द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बट यहाँ पे क्या फर्क होगा, वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इस तरह से डिस्प्लेस किया था कि पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट था और दूसरे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट था वो दोनों कंसाइड किए थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम के लॉ के केस में दोनों ही वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो ये आपका एक वेक्टर ए वेक्टर था, ये आपका एक बी वेक्टर है। ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इन दो वेक्टर्स का जो सम होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, बस यही है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है सबसे पहले एडिशन वेक्टर एडिशन में। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑपरेटर के लिए क्या होती है कि आप a स्टार b करो दैट विल बी इक्वल टू b स्टार a। अब यहाँ पे स्टार कुछ भी हो सकता है, आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इवन यू कैन डिफाइन एनी ऑपरेटर बाय योरसेल्फ और वो स्टार वो भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बीच में क्या लेंगे, प्लस को लेंगे। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। और जो हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो हमारी वेक्टर एडिशन होती है
वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कैसे करती है आप खुद करके देखना, बड़ा इजी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, बट क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी, अगर एसोसिएटिविटी की हमें सब्ट्रैक्शन चेक करनी है तो हम स्टार की प्लेस पे क्या कर देंगे, माइनस रख देंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, ये भी आप खुद ट्राई करके देखना, अगर ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपके पास क्या आती है, एसोसिएटिव आती है। एसोसिएटिविटी का यूज क्या होता है, इससे हम बिना ब्रेसेस के 3 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकती हूँ, मुझे ब्रेसेस पाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कंसेप्ट वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि हम वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, डायरेक्शन में फर्क आ सकता है। कब आएगा, अगर आपने किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने स्केलर कोई नेगेटिव ले लिया तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जितनी वैल्यू से आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, आपकी जो लेंथ है वो उतने ही टाइम्स हो जाएगी। जैसे अगर आपकी अभी मैग्नीट्यूड आपका 2 है और आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी जो अप वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो बेसिकली वेक्टर की लेंथ बढ़ जाती है, पहले वो 2 यूनिट की लेंथ थी, अब वो कितने यूनिट की लेंथ हो जाएगी, अब वो 8 यूनिट की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही होता है, आपके पास क्या है कि आपके पास पहले ए वेक्टर था, दिस इज योर ए वेक्टर ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अब आपने इस फिगर में क्या किया, हाफ ऑफ ए वेक्टर कर दिया, मतलब कि किस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से। तो अब क्या होना चाहिए, लेंथ क्या हो जानी चाहिए, आधी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो इतनी लेंथ का हमारे पास वेक्टर आ गया, दिस इज योर हाफ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, अब जब आपने इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, इसी ए वेक्टर को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये लेंथ क्या होगी, ट्वाइस हो गई, डबल हो गई पहले से। ठीक है, और जब आपने -1/2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, और मैग्नीट्यूड पे क्या इम्पैक्ट किया, पहले 1 यूनिट का था, अब कितने का रह गया, हाफ यूनिट का रह गया। ठीक है, इसी तरह से जब आप -2 स्केलर से करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, स्केलर के टाइम्स हो जाएगी लेंथ। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ से क्या होता है कि आपने मैग्नीट्यूड पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने टाइम्स आपका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो, अब एक ना स्पेशल स्केलर आता है हमारे पास। क्या स्पेशल स्केलर होता है, वो होता है आपका, अगर आप लैम्डा को क्या लेते हो, 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज सम स्पेशल लैम्डा। एक ऐसा स्केलर है, ये एक ऐसा स्केलर है जिसे आप जब भी किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या मिलेगा, आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। अब बेसिकली एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जो है 1 यूनिट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हर वेक्टर की लेंथ अगर 5, अगर इसकी जैसे लेंथ 2 यूनिट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है ना, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी हुई, 2 हुई ना, तो ये जो इतना वेक्टर है ना दैट विल बी योर यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो हर वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो मैं जो है वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के रिवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखती हूँ मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, मेरे पास ए वेक्टर था,
मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इस क्वांटिटी का अगर मैं अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1 ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया है हमारे पास ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड रिवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाता है जो एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम ए कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए कैप, कैप जब भी लगी तो वो यूनिट वेक्टर को डिनोट करेगा, तो ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इंटू 1 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का लैम्डा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो स्केलर आपके पास 1 ओवर में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, और ये इस तरह का स्केलर है जो आपके वेक्टर को क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। चलो अब आगे चलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में। ठीक हो, कोई भी वेक्टर है, आपने अभी भी पढ़ा कि कोई भी वेक्टर है, ओके, आपने अभी अभी पढ़ा कि कोई भी वेक्टर है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी कोरोस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी भी हर एक्सिस के अलोंग आपको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है दैट विल बी योर आई कैप। ठीक है, जो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, और जो आपका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, ये जो आई जे के कैप होते हैं बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या है, मान लो आपने क्या किया इस फिगर में, जो आपने किया, आपने कोई भी एक पी पॉइंट ले लिया स्पेस में। ठीक है, आपने ये स्पेस में कोई भी पी पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, तो आपको पता है कि अब जो इतनी लेंथ होगी डेट विल बी योर एक्स, इतनी लेंथ आपकी वाई होगी। ठीक है, इतनी लेंथ आपकी जेड होगी। अब तक आप यही पढ़ते जा रहे हो, अभी तक आपको ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में हम जब प्रोजेक्शन पे आएंगे तो हम देखेंगे कि आखिर क्यों इतनी लेंथ को हम x लेते हैं, इतनी लेंथ को हम y लेते हैं और इतनी लेंथ को हम z क्यों लेते हैं। वो तो हमें आइडिया लग रहा है कि हम जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं और यहाँ पे मैंने 2 और 3 लिया तो इसका मतलब यही होता है कि ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई जेड लिया है तो इतनी लेंथ एक्स होगी, इतनी लेंथ वाई होगी, इतनी लेंथ जेड होगी। ये तो हम एक आइडिया लगा रहे हैं ना, बट अभी प्रोजेक्शन के थ्रू हम ये समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये लेंथ आपकी x है ना, तो जब आपने इस x को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, xi वेक्टर आ जाएगा। देखो कोई भी वेक्टर है ना आपके पास, वो किसके इक्वल होता है, कोई भी वेक्टर है आपका दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ये चीज आप मेरी वीडियो से भी समझ सकते हो, पर मैं फिर भी एक छोटा सा आइडिया आपको देती हूँ कि ये कैसे आता है। जहाँ पे हमने ये किया था ना, यहाँ पे मैंने ये बताया था ना कि ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इंटू 1 ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब आप इस क्वांटिटी को यहाँ पे ले जाओ तो आपके पास ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए कैप इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी वेक्टर को लिखना है तो आप उसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मेरे को ओ क्यू वेक्टर लिखना है, ठीक है, तो ओ क्यू वेक्टर अब किसके इक्वल होगा, ओ क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इनटू में ओ क्यू वेक्टर के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर है उसके। ठीक है, अब यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, x, और x एक्सिस के अलोंग मतलब कि ओ क्यू वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप। ठीक है, तो ये जो x i कैप है दैट इज वेक्टर
दैट इज ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से जो ये आपका वाई जे कैप है दैट इज योर ओ एस वेक्टर, ठीक है। और जो ये आपका के कैप, जो आपका ये जेड के कैप है दैट इज योर ओ आर वेक्टर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, उस पे आते हैं मेन मुद्दे पे। जो हमारे ये आर वेक्टर होगा ना दैट इज योर पोजीशन वेक्टर, तो ये आर वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स आई कैप के प्लस सेकेंड कंपोनेंट वाई उसको करेंगे जे कैप से मल्टीप्लाई प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो आपका कोई भी पोजीशन वेक्टर हो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, ठीक है। तो ये ओपी वेक्टर होगा। और अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, और इस वेक्टर की आप लेंथ किससे फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। और ये कैसे आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास आता है कि सम ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपने अगर दो वेक्टर्स का सम किया जो कि आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उनका सम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे आता है कि मान लो आपके पास ए वेक्टर है ए वन आई कैप बी प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और सेकंड वेक्टर आपके पास है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। तो आप ऐड करते हुए क्या करोगे, इसके आई वाले जो कंपोनेंट है उन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, आई कैप बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर जे वाले दोनों कंपोनेंट को ऐड करोगे तो जे कैप बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप बाहर आ जाएगा। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस वेक्टर में से इस वेक्टर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपके पास ए वन माइनस बी वन आई कैप, ए टू माइनस बी टू जे कैप, ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब दो वेक्टर्स अगर आपके पास इक्वल है, इक्वल हो तभी होंगे, कब होंगे, दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब इसके आई का कंपोनेंट इसके आई के कंपोनेंट के इक्वल होगा, मतलब कि ए वन इक्वल टू बी वन होगा, ठीक है। इसका जो जे का कंपोनेंट है डेट विल बी इक्वल टू इसके जे के कंपोनेंट के, डेट इज आपका बी टू ए टू जो है वो बी टू के इक्वल होगा, और इसका जो ये के का कंपोनेंट है वो के कैप के कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, डेट इज योर ए थ्री मस्ट बी इक्वल टू बी थ्री। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है देन वी से दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, लैम्डा से मान लो मैंने ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये लैम्डा जो है हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे कि एज यूजुअल हर एडिशन में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे कैप प्लस लैम्डा ए थ्री के कैप। स्टूडेंट्स ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं एडिशन के केस में, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास तीन रिजल्ट हैं, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं और के और एम दो स्केलर्स हैं तो आपके पास क्या होगा, के ऑफ ए वेक्टर प्लस एम ऑफ ए वेक्टर। इसमें क्या होगा, के प्लस एम अलग हो जाएगा और ए वेक्टर बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। के ऑफ एम ए वेक्टर को आप कैसे कर सकते हो, स्केलर को दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि इस वाले में से एम को बाहर निकाल सकते हो। और थर्ड प्रॉपर्टी है के ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आप के वेक्टर से दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास रिमार्क्स आते हैं। रिमार्क में फर्स्ट रिमार्क क्या है कि देखो अगर मैं अभी आपसे स्केलर की बात करूं कि जो हमने ऊपर पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देख सकते हो ये ए वेक्टर है, अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करो क्या ये सारे वेक्टर्स आपको कॉलिनियर नहीं दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे हैं, सारे ही वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो जो वेक्टर आता है वो वेक्टर और आपका वेक्टर दोनों कैसे होते हैं, वो लीनियर वेक्टर्स होते हैं। और ये जो कंडीशन है ना ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर है तो फर्स्ट वेक्टर किसके इक्वल होगा, लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर के इक्वल होगा। और अगर आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है दैट मीन्स द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर
कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, तो ये कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ एक वेक्टर किसके इक्वल होगा, लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर के। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अब कंपेरिजन किया, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो आपने क्या किया, b1 को इक्वल होना चाहिए लैम्डा a1 के, क्योंकि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब हर एक का कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। b2 इक्वल टू हो गया लैम्डा a2 के और b3 इक्वल टू हो गया लैम्डा a3 के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, b1 बाई a1 इक्वल टू लैम्डा, b2 बाई a2 इक्वल टू लैम्डा और b3 बाई a3 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब ये तीनों ही वैल्यूज किसके इक्वल है, लैम्डा के, मतलब तीनों वैल्यूज आपस में भी इक्वल है और किसके इक्वल है, लैम्डा के। ये कंडीशन होती है आपके पास बेसिकली कोलिनियरिटी की। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, सो इसके जो कंपोनेंट्स है a1 a2 a3 दैट आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। डायरेक्शन को साइन पे अभी हम नहीं जाएंगे, जो थर्ड रिमार्क है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, पर एग्जांपल्स करने से पहले मैं एक्सरसाइज को करना प्रेफर करूंगी, उसके बाद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉइनिंग वेक्टर, जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, अभी आपने ये बताया कि अगर ये पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी कंपोनेंट फॉर्म में, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा ये वाला वेक्टर है OP2 वेक्टर, उसको भी मैं लिख सकती हूँ इसी तरह कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि P1 P2 वेक्टर को आप कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे, मतलब कि स्पेस में अब आपके पास कोई भी वेक्टर है और उस वेक्टर को आपने कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे। देखो, आपने किस वेक्टर को करना है, सबसे पहले तो उसका नाम लिखो, ये है P1 P2 वेक्टर। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है, ये जो एंड में आ रहा है ना P2, पहले आपने उसका कंपोनेंट लिखना है। ठीक है, अब P2 का फर्स्ट कंपोनेंट देखें तो वो x2 है। ठीक है, फिर इस पे आना P1 का फर्स्ट कंपोनेंट x1 है माइनस x1। अब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आता है, i कैप प्लस, अब आपने दोबारा से ये एंड वाले पे जाना है, पहले y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, दिस इज योर P1 P2 वेक्टर। ठीक है, इसमें आपने बस एक चीज ये याद रखनी है कि आपने पहले P2 पे जाना है, P1 P2 में P2 के पास पहले जाना है। अगर आपके पास ए बी वेक्टर है तो आप पहले बी के जो कंपोनेंट है उसे लोगे, फिर ए के कंपोनेंट पे आओगे। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मुझे पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो दैट विल बी द लेंथ। और डिस्टेंस फार्मूला हम सबको पता है ये क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इज दिस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका एग्जाम्पल है, पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मान लो एक पॉइंट O है। ठीक है, इस O पॉइंट से मैंने दो वेक्टर्स निकाले, पहला वेक्टर है दिस OP वेक्टर, ठीक है, और सेकंड वेक्टर है आपका ये OQ वेक्टर, सॉरी दिस इज योर OQ वेक्टर। ठीक है, B वेक्टर। अब क्या किया कि इनका नामकरण किया, दिस इज योर O, दिस इज योर P और दिस इज योर Q। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करके मेरे पास क्या आ गया, एक PQ वेक्टर आ गया। ठीक है, ये PQ वेक्टर आ गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब एक नया वेक्टर आया कहानी में, डेट इज योर R वेक्टर, और ये R वेक्टर अब क्या कर रहा है, ये R वेक्टर आपका इस PQ वेक्टर को m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
m रेशो n में, अब m कुछ भी हो सकता है 2:3 हो, 1:1 हो, 2:5 हो, कुछ भी रेशो हो सकता है, कोई एक रैंडम वेक्टर आया, ठीक है। आपको पता है कि a वेक्टर क्या है, आपको पता है b वेक्टर क्या है, बट आपको ये नहीं पता r वेक्टर क्या है, तो आप r वेक्टर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपका जो r वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर ओवर में m प्लस n। अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो मेरे प्रूफ देखने के लिए आप प्रीवियस मेरे डिटेल वीडियो देखना, इसमें मैं आपको इस फार्मूले को कैसे याद करना है मैं वो बता देती हूँ। देखो आपने क्या करना है, ये जो m है इसकी मल्टीप्लाई करनी है इधर वाले वेक्टर से, ठीक है, और ये जो n है इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस वाले वेक्टर से, ठीक है। ओवर में क्या कर देना है, ओवर में इन दोनों का सम, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, इधर वाले को इस वाली से, क्रॉस में इधर वाले को इस वाली से, और नीचे m प्लस n, ठीक है। ये तो था कि जब आपका ये जो r वेक्टर है इसने इंटरनली डिवाइड किया। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या ये 1:1 में नहीं डिवाइड कर सकता? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो r वेक्टर आए ये इस तरह से आए कि ये मिड पॉइंट पे अटैक करे, ये मिड पॉइंट पे जाए, जिससे ये रेशो भी 1 हो जाए, ये किस में डिवाइड करते इसे 1:1 में डिवाइड करते, तो इस केस में m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास r वेक्टर किसके इक्वल होगा, r वेक्टर विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर ओवर में 1 प्लस 1, और ये क्या होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर ओवर में 2, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट की बात आ गई कि मिड पॉइंट पे जा रहा है या फिर ये कह दिया कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास उस टाइम r वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड कर दो और फिर डिवाइड कर दो, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, मीन, ठीक है। इसके बाद अब अगर जो आपका r वेक्टर है वो इंटरनली डिवीजन ना करके एक्सटर्नली डिवाइड करे, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर दे, मान लो ये वेक्टर आ गया आपका r वेक्टर, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये पूरा m है और ये इतना n है, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में जो आपका फार्मूला बनता है वो क्या बनेगा, r वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो इस OR वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, डेट विल बी, बस बीच में माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला विल बी सेम। अब ये भी एग्जांपल्स है, सो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई ए वेक्टर आपके पास दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। सो अगर आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू, आप सबको पता है क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z² के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास ए वेक्टर क्या दे रखा है, मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। तो मेरा जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू √1² प्लस 1² प्लस 1² एंड दैट विल बी इक्वल टू √3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाऊं, सो दिस इज 2i माइनस 7j माइनस 3k, ठीक है। तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसमें। इस केस में आपके पास x किसके इक्वल है 2k, y किसके इक्वल है -7k और z किसके इक्वल है, z है -3 के इक्वल है। तो आपका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस विल बी इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा 4 5 6 √62, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद अब सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करूंगी, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है वो आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपने 2 वेक्टर्स लिखने हैं ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड सेम होने से मतलब है कि मेरे को कुछ इस तरह से बनाना है, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, कि अब एक वेक्टर मेरे पास ये है a1 वेक्टर, अब मैं a2 वेक्टर क्या करती हूँ, y तो कर देती हूँ i कैप
प्लस एक्स जे के, ठीक है, प्लस जेड के कैप। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे एक्स आई कैप के साथ है, यहाँ पे एक्स जे कैप के साथ है। बट अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, चलो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। है तो दोनों इक्वल ही ना, ठीक है। तो मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ, ए वेक्टर, मान लो कुछ भी ले सकते हो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और मैं बी वेक्टर ले लेती हूँ, इस कंपोनेंट को पहले लिख देती हूँ 2 आई कैप, फिर इसके कंपोनेंट को लिख देती हूँ जे कैप प्लस 3 के कैप। अब आप देख लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, डेट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, डेट विल बी आल्सो 4 प्लस 1 प्लस 9, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाने होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। सो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। डायरेक्शन सेम तब रहती है जब आप साइन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करो, ठीक है। मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ठीक है। आप क्या करो, आप इसी वेक्टर को किसी भी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख दो, पर लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू ले ली तो आपको भी पता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको 2 ए कैप कर देती हूँ, 2 ए वेक्टर सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बी वेक्टर। तो अब आपको पता है ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये मैंने 2 वेक्टर्स का एग्जांपल दे दिया, आप अपनी मर्जी से और भी एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था सॉरी स्टूडेंट्स, हमने ऊपर पढ़ा था कि दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब आई वाले कंपोनेंट्स दोनों के इक्वल हो और जे वाले कंपोनेंट्स दोनों के इक्वल हो, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास 2 किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स, और आप कह सकते हो एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, और वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, ठीक है। इसका कंपोनेंट इसके इक्वल होना चाहिए और इस आई का कंपोनेंट 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, फाइंड द स्केलर and vector components of a vector with initial point 21 and terminal point -5 and 7, ठीक है। आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर। इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है डेट इज योर 2,1, एंड जो टर्मिनल पॉइंट है, सॉरी मैं भूल गई, देख लो एक बार, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है डेट इज योर -5,7, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड आउट करने हैं इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आपका क्या है, ए बी वेक्टर है कोई भी, अभी हमने डिस्कस किया था कि आपने जब भी ए बी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखनी है तो सबसे पहले आप किसके कंपोनेंट की बात करोगे, बी वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज योर -5, ठीक है, माइनस इसका कंपोनेंट 2 आई कैप, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से प्लस में करेंगे इसका कंपोनेंट 7, फिर किस पे जाओगे, ए के कंपोनेंट पे, दैट इज 1 -1 जे कैप, ठीक है। यही था ना आपके पास, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप, ठीक है। ये चीज मैंने की है जब हमने p1 p2 वेक्टर निकाला था, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर आपके पास है और कोई आपसे पूछे कि इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो ये स्केलर है ना -7,6, दैट विल बी योर स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सो दिस इज योर स्केलर कंपोनेंट्स। और अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो ये -7 आई कैप आ जाएगा वेक्टर के केस में, 6 जे कैप, दिस इज योर
वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर दिस दिस एंड दिस। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, आई होप। आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, आपने इनका सम फाइंड आउट करना है। आपको पता है एसोसिएटिविटी आपको ब्रेसेस से फ्री करती है, तो आप क्या करोगे, 1 -2 +1 दैट विल बी 0। ठीक है, फिर -2 +4 -6 दैट विल बी योर -8 +4 -4 जे कैप। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 1 +5 6 -7 दैट विल बी योर -k कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस I कैप +j कैप +2k कैप। ए वेक्टर क्या है, I कैप +j कैप +2k कैप। ठीक है, आपको पता है हर वेक्टर के अलॉन्ग आपके पास यूनिट वेक्टर आता है, और हमने डिस्कस अभी अभी किया है कि जो यूनिट वेक्टर होता है दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर को जब हम ऐसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे, कैसे लैम्डा से, रिवर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरा क्या काम है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट, इसका कंपोनेंट x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, z की वैल्यू क्या है यहाँ 2। सो अब हम कर देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 + 1 + 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 + 1 5 + 1 6 अंडर रूट 6। तो अब आपके पास a कैप किसके इक्वल होगा, a कैप विल बी इक्वल टू a वेक्टर इंटू 1 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, और a वेक्टर की क्या वैल्यू है, I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में 1 ओवर में मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू आई, अंडर रूट 6। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर में अंडर रूट 6 I कैप प्लस 1 ओवर में अंडर रूट 6 j कैप प्लस 2 ओवर में अंडर रूट 6 k कैप। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, तो आपके पास ये कोई भी पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, दिस इज योर p पॉइंट 1 2 3 एंड दिस इज योर q पॉइंट 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर आपने इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो ये वेक्टर फाइंड आउट करो क्या है। तो अब आपको पता है जब भी आपने पी क्यू वेक्टर निकालना है तो स्टार्टिंग किससे करनी है, क्यू वेक्टर के कंपोनेंट से। ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप, सो 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। ठीक है, सो दिस विल बी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब अगर मेरे को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 27। ठीक है, अब अंडर रूट 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू 3। अब क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3। तो मेरे पास पी क्यू मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 3 अंडर रूट 3 आ गया। तो अब अगर मुझे पी क्यू वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू वेक्टर इंटू में 1 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर क्या है, 3 बाहर ले लिया मैंने, आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप इंटू में 1 ओवर में 3 अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल आउट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर में अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 ओवर में अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 ओवर में अंडर रूट 3 के कैप। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ।
सो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, फॉर गिवन वेक्टर्स, ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, पर मैं आपको हिंट देती हूँ आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए जिसमें आपको यूनिट वेक्टर मैंने निकालना सिखा दिया। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करोगे, किसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब जो वेक्टर आएगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मान लो सी वेक्टर आ गया, सो इस सी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सोल्यूशन कुछ भी करके, चाहे मैं आपको व्हाट्सएप करूं, आपका फोन नंबर लूं, या फिर मैं जो मर्जी करूं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैव मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स देखो, आप जब यूनिट वेक्टर निकालते हो, तो यूनिट वेक्टर निकालते हो तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाता है जिसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट होती है। बट यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी जो लेंथ है वो 8 यूनिट है, ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 यूनिट के वेक्टर को जब 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। यही तो कहते हैं स्केलर मल्टीपल, कि आप जितनी क्वांटिटी से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। तो अगर मैं किसी भी यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं जो है 10th क्वेश्चन में, ये जो वेक्टर है मेरे पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये मेरा 10th क्वेश्चन है। मेरे पास वेक्टर गिवन है, मान लो ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करती हूँ। सो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगी। मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 30, और 30 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कुछ नहीं होएगा, 5 2 10 3 30, कुछ नहीं मिल रहा हमें, कोई फायदा नहीं हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं जब इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगी, डेट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इंटू 1 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, so this will be equal to 5 ओवर में अंडर रूट 30 आई कैप प्लस माइनस सॉरी माइनस 1 ओवर में अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 2 ओवर में अंडर रूट 30 के कैप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ये एक ऐसा वेक्टर आ गया कि जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगी तो वो 1 यूनिट आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 ए कैप कर दूं, ठीक है। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका 11th क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर दिस इज कोलिनियर विद दिस वेक्टर। अब आपको पता है कि 2 वेक्टर कोलिनियर तब होंगे जब एक वेक्टर इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर के, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि मेरे पास ए वेक्टर मान लो ये है, ठीक है, और बी वेक्टर मेरे पास ये है। तो मैंने देखा कि ए वेक्टर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या बी वेक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ मैंने देखा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस सेकंड वेक्टर से 2 अगर बाहर निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। अब ये क्या ए वेक्टर से ही मिलता जुलता नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं एक और चीज करती हूँ, मैं -2 से कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 सॉरी 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 तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ये अगर मेरे पास बी वेक्टर है, तो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, ए वेक्टर इक्वल टू आ गया -2 टाइम्स बी वेक्टर के, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू आ गया लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -2। और यही तो कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि 2 वेक्टर कोलिनियर होंगे जब एक वेक्टर इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर के, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
यहीं पे ही हो गया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेट इज योर 12th क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये एक नया क्वेश्चन आया अब आपके पास। आपने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं वेक्टर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके यूनिट इसका डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इसके डी आर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो इसके कंपोनेंट है वही होते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। सो 1 बी किसके इक्वल होगा 2 के, और सी किसके इक्वल होगा 3 के। अब अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, कि डायरेक्शन कोसाइंस को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। ठीक है, एन आर इक्वल टू सी होता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को एल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ए ओवर में आर, एम निकालना है तो बी ओवर में आर, और एन निकालना है तो सी ओवर में आर। अब ये आर क्या भला होती है, आर आप याद करो, आर क्या था आपके पास, पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, और इस उस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी योर दिस आर। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वेक्टर ये है। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये ए वेक्टर लिखना यहाँ पे गलत है। दिस इज योर एक्चुअली, सॉरी, दिस इज योर एक्चुअली आर वेक्टर। ठीक है, सो मैं अगर इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, दैट इज योर आर, दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9। अगेन दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 14। ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, 1 ओवर में अंडर रूट 14 इज योर एल, m इज योर 2 ओवर में, b की वैल्यू 2 ओवर में अंडर रूट 14, सिमिलरली n इज योर c की वैल्यू 3 ओवर में अंडर रूट 14। ठीक है, तो आपके जो dc's आएंगे, dc's क्या होंगे आपके 1 ओवर में अंडर रूट 14, 2 ओवर में अंडर रूट 14, 3 ओवर में अंडर रूट, दिस इज योर डायरेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 13th क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस फ्रॉम डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। आपके पास क्या है, पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप ए और बी से पहले ए बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा, और फिर आप इजीली एलएमएन निकाल लोगे इसी रिलेशन से। ठीक है, इसी रिलेशन से आप क्या निकाल लोगे, फिर एलएमएन निकाल लोगे। ठीक है, आपको मैं ये सिखा चुकी हूँ कि 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे निकालोगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ऊपर हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पे। शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ओ एक्स वाई ए ओ वाई और ओ जेड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्लिनेशन किसी भी वेक्टर का कोई एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, जेड एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, क्या यह आपको डायरेक्शन एंगल्स की फील नहीं दे रहा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लूं और ये बता दूं कि ये जो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आएगा, मतलब एलएमएन की जो वैल्यू आई है, अगर वो इक्वल है तो जो हमारा ये वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो एंगल होता है उसे बेसिकली कोस से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप, जो मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर या फिर आर वेक्टर कह दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू भी 1 है, डायरेक्शन रेशियोज में बी भी 1 है और सी भी 1 है, ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज है। मुझे अगर डायरेक्शन को साइंस निकालने तो मैं क्या करूंगी, पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगी, ऊपर वाले की तरह चल रही हूँ, ऊपर वाले की तरह ही। तो आर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो अब एल होगा, एल की वैल्यू क्या आएगी, ए ओवर में आर, एम की वैल्यू क्या आएगी, बी ओवर में आर,
और n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, c ओवर में r। तो बेसिकली मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, 1 ओवर में √3, 1 ओवर में √3, 1 ओवर में √3। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे LMN तीनों इक्वल है, मतलब कि जो एंगल्स है वो क्या है, वो तीनों के तीन इक्वल है, तो दैट मींस दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद ईच एक्सिस। से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining the two points p and q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ पॉइंट r। ठीक है, आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, ये आपका OP पॉइंट है, ठीक है, ये आपका OQ पॉइंट है, ये आपका O है। अगर तो ये इंटरनली डिवाइड करे 2:1 में, ठीक है, ये मान लो ये PQ था, ठीक है, और ये इसने किस में डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका R पॉइंट हो गया, जो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है OR वेक्टर। ठीक है, सो दिस OR विल बी इक्वल टू, क्या होता है, इस वाली साइड को इससे मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू में OP वेक्टर, ठीक है, प्लस 2 इंटू में दिस वेक्टर, 2 इंटू में OQ वेक्टर, ओवर में 1 प्लस 2, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब OP वेक्टर किसके इक्वल है, OP वेक्टर इज दिस I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स OQ वेक्टर है दिस माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है, ओवर में 3, सो दिस विल बी इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप ओवर में 3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो माइनस I कैप, इन दोनों को करोगे तो 4J कैप, और इन दोनों को करोगे तो प्लस K कैप ओवर में 3। दिस विल बी योर OR वेक्टर। ठीक है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करते ये वेक्टर, ये इस तरह से डिवाइड करते, ठीक है, इंटरनली की जगह आप क्या डिवाइड करते, एक्सटर्नली, तो आपको पता है कि जहां आपने प्लस किया वहां आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास -1 हो जाएगा। ठीक है, आप खुद करना क्या आएगा आंसर। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट जॉइनिंग द दिस एंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास OP वेक्टर है, ये आपके पास OQ वेक्टर है, ठीक है, ये आपका PQ है, और कोई एक पॉइंट आया, कोई एक वेक्टर आया, वो क्या कर रहा है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट R है, तो मिड पॉइंट पे कर रहा है, तो मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो इस केस में आपको पता है क्या होता है, इस केस में आपको पता है क्या होगा। सबसे पहले तो क्या है, ये पॉइंट आपको 2, 3, 4 दे रखे हैं, और ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, 4, 1 और -2 दे रखा है। आपको पता है इस केस में मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, OP वेक्टर इक्वल टू, OP वेक्टर किसके इक्वल हुआ, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप के। सिमिलरली जो आपका OQ वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4I कैप प्लस J कैप -2K कैप के। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या फार्मूला होएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ओवर में 2। ठीक है, मिड पॉइंट के केस में हम यही करते हैं। तो आप करना OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर ओवर में 2, दैट विल बी योर रिजल्टेंट, जो आपने पोजीशन वेक्टर जिसका निकालना है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन क्या है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C विद पोजीशन वेक्टर दिस रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली फॉर्म
वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी ट्रायंगल को ये दिखाना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या बताते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए वेक्टर है, उसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ, दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वन साइड। इसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, दिस विल रिप्रेजेंट द अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगी, देन दैट विल रिप्रेजेंट द लास्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड की जो लेंथ है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। अब अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुई, तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी? बिल्कुल करेगी। तो मेरा पहला मोटिव क्या है? मेरा पहला मोटिव है कि मैं इन तीनों वेक्टर्स का क्या निकालती हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ। तो मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अंडर रूट 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 16। So this will be equal to under root 32 plus 9 which is 41। ठीक है, अब मैं b वेक्टर की बात करूं तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगा? This will be equal to under root 4 plus 1 plus 1 and this will be equal to under root 4 plus 1 plus 1 is 6। ठीक है, अब मैं c वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 35। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास लेंथ आ गई थे। तो एक साइड का मैग्नीट्यूड है मेरे पास, मतलब एक साइड की लेंथ है मेरे पास अंडर रूट 41, दूसरी साइड की लेंथ है मेरे पास अंडर रूट 6 और तीसरी साइड की लेंथ है मेरे पास अंडर रूट 35। ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना है कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू 41 आना चाहिए, वो भी जो भी है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या दिखाना है? अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 41 का स्क्वायर एंड दैट इज ट्रू। दिस इज 36, दिस इज 6 प्लस 35 इक्वल टू 41, ट्रू। ठीक है, so this will represent the three sides of a right angle, three vertices of a right angle triangle। ठीक है, so students अब हम चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पर। इन ट्रायंगल ABC which of the following is not true। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ABC। अब हमें पता है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस AB प्लस BC विल बी इक्वल टू दिस AC। ठीक है, तो मैं इसी को ही लिखती हूँ सबसे पहले कि मेरे पास क्या आएगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर विल बी इक्वल टू AC वेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया? फर्स्ट थिंग जो मेरे पास आ गई कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पे 0 वेक्टर लिखना है, 0 ना लिखते ना। एक वेक्टर क्वांटिटी कभी भी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती, सो हम 0 वेक्टर ही लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड वेक्टर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इन ऑप्शंस में देखो, क्या आपको ये कहीं ऑप्शन मिल रहा है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर? हाँ, ये B है। ठीक है, तो ये जो B है ये है। C भी देखो गाइस सेम ही है ऑप्शन, तो C भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो B C दोनों करेक्ट है यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ? मैं फर्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मुझे ये देखना है। अब स्टूडेंट्स क्या करती हूँ मैं? अगर ये माइनस AC वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि AC वेक्टर, ये AC वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये CA वेक्टर होगा, डायरेक्शन अपोजिट कर दी। पहले मैं A से C पर जा रही थी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि CA क्या होगा? CA वेक्टर विल बी इक्वल टू, वेक्टर तो सेम होगा बस डायरेक्शन अपोजिट हुई है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AC वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइनस ऑफ AC वेक्टर की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ? CA वेक्टर। तो मेरे पास सेकंड क्या आ गया कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है, प्लस AC वेक्टर प्लस CA वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है,
अब मैं फोर्थ ऑप्शन पे चलती हूँ, क्या है, ए बी वेक्टर, दिस इज योर ए बी वेक्टर, सी ए वेक्टर, दिस इज योर सी ए वेक्टर। अब इन्होंने क्या किया, बीसी की अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं और इसे सी बी लिख दूं तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस विल बिकम ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर लिख सकती हूँ इसे मैं, प्लस सी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, सो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये तो चारों ही ऑप्शन ट्रू हो गए। तो मेरे को क्या लगता है गाइस, मेरे को ये लगता है कि जो ये थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें पक्का कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। मे बी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कि आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे सी ए की जगह ए सी की जगह सी ए हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ए सी की जगह सी ए वेक्टर हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी किसी भी हालत में माइनस सी ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस सी ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो आपकी बुक में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फाइनली। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू या इनकरेक्ट। ठीक है, आपके पास ये चार कंडीशंस है। आपको पता है कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है, कि कोलिनियरिटी के केस में क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो अगर b वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम a वेक्टर है तो ये तो डेफिनेशन है, आप कह सकते हो कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है। ठीक है, अगर a वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस b वेक्टर है, मतलब कि एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर सेम है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ ये भी कोलिनियर होते हैं वेक्टर, ये भी ट्रू है। ठीक है, आपने बेसिकली वो कंडीशन बतानी है जो कोलिनियरिटी की कंडीशन को रॉन्ग प्रूव कर रही है या सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड पॉइंट को देखूं, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। नॉट प्रोपोर्शनल, बट ये तो प्रोपोर्शनल होते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, एक्चुअली काफी दूर जाना पड़ेगा। वो रिमार्क्स पढ़े थे ना हमने कहीं पे, ये रिमार्क्स पढ़े थे, यहाँ से हमने बताया नहीं था कि ये तीनों जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या थे, प्रोपोर्शनल थे, और ये कह रहा है नॉट प्रोपोर्शनल। सो दिस इज रॉन्ग। सो बेसिकली क्या आया आपके पास, ये ऑप्शन सी गलत है। डी क्या कहता है, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। या दिस इज क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हों जिनकी डायरेक्शन तो सेम है। मान लो एक वेक्टर मैंने ये ले लिया और दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया, दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सो यस, दिस इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी फॉर कोलिनियरिटी। सो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हम एक बारी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं एग्जांपल से। वैसे तो सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जांपल्स को कवर करता है, बट एक बारी फिर भी हम गो थ्रू कर लेते हैं कि आपको ये ना रहे कि एग्जांपल्स नहीं डिस्कस करवाए, सिर्फ एक्सरसाइज करवा दी। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। इक्वल प्रूफ करने के लिए आप इसको x इक्वल टू 2 ले लोगे, 2 इक्वल टू आपकी y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, लेट ए वेक्टर इज दिस बी वेक्टर इज दिस। आपने क्या करना है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, दोनों √5 आ गए। सो यस, दीज आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट आप इजीली कर लोगे। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। जैसे हमने 8 यूनिट निकाला था, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। देखो ये सम वाला क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सम निकाला दोनों का। इस वेक्टर को इन्होंने सी वेक्टर कह दिया, फिर इस सी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें पता है जो ये कंपोनेंट होंगे 1, 1 और -2, दीज आर द डीआर्स। और डीसी निकालने के लिए मुझे पता है एल इक्वल टू होता है ए ओवर आर के, एम इक्वल टू होता है बी ओवर आर के, और एन इक्वल टू होता है सी ओवर आर के। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था फाइंड द वेक्टर
ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। ठीक है, आपको पता है P Q अगर आपने निकालना है तो आप सबसे पहले Q का पॉइंट लोगे, दैट इज -1 -2 I कैप, फिर क्या होगा -2 -3 J कैप, फिर -4 -0 K कैप। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास P Q वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते, सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कवर कर लिए। ये क्या है, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आप कर लोगे इजीली। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों इसमें जैसे पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें वेक्टर नहीं दे रखे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर निकालोगे, फिर बी सी वेक्टर निकालोगे, फिर सी ए। बेसिकली इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, ए बी सी आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने ए बी वेक्टर निकाला, फिर बी सी वेक्टर निकाला, फिर सी ए वेक्टर निकाला। ठीक है, फिर इन तीनों वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, तीनों वेक्टर्स की आपके पास लेंथ आ जाएगी। फिर आप देखोगे कि क्या ये लेंथ जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, करेगी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या होंगे, हमारी 10.2 भी कवर हो गई।